अभी जो है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एज वेल एज रेजिस्टर। सो देखो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। आर सी, इंडक्टर भी निकाल देते हैं। दिस इज एल सी आर, और इसके बीच में हमने जो जोड़ दिया है एक एसी सप्लाई। ठीक है, इस प्रकार से अगर एसी सप्लाई होगा तो देखो हम कहते हैं एज यूजुअल हमारा सोर्स वोल्टेज रहेगा Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, अब हम कहते हैं इफ स्मॉल q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, I is current at time t, then अगर किरचॉफ्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ क्या कहता है, ये जो पूरा नेटवर्क रहेगा, ये जो लूप रहेगा ए बी डी ई, ठीक है, तो वापस अगर ए पॉइंट पर आते हैं, पूरा लूप अगर ट्रैवर्स करते हैं तो नेट ईएमएफ जो रहेगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, नेट ईएमएफ दैट विल बी जीरो। तो देखो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आई इंटू आर प्लस क्यू बाय सी इक्वल टू वी। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई इंटू आर, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी क्यू बाय सी। ठीक है, और ये सभी की सम नेट एडिशन होनी चाहिए V। नेट एडिशन V होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हाँ, V is instantaneous value. So now we are interested in finding out as well as phase relationship with voltage। ठीक है, क्या करना है अभी, एक्चुअल सर्किट में जो करंट है एट एनी इंस्टेंट टी वो फाइंड आउट करना है, और उसका वोल्टेज के साथ का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसके दो टेक्निक हमारे पास है। कौन कौन से दो टेक्निक है, सो पहला तरीका रहेगा फेजर डायग्राम वाला सॉल्यूशन।
और दूसरा पार्ट रहेगा एनालिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फेजर डायग्राम से हम कैसे इस करंट को इवेल्युएट कर सकते हैं, जानकारी कैसे मिलेगी। फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। सो देखो, ये अगर मेरा वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इसे मैं VR कहता हूं। अब मुझे बताओ रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट कैसे रहते हैं। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट फेज में रहते हैं, ठीक है, वोल्टेज और करंट फेज में रहते हैं। सो देखो, अब ये पूरा सर्किट ये सीरीज में है, सो सबके थ्रू फ्लो होने वाला करंट ये तो सेम रहने वाला है, करंट तो अलग अलग फ्लो नहीं होने वाला है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट हमारे सीरीज का करंट, सर्किट का करंट, इस लूप का करंट सेम रहने वाला है। ठीक है, और हमें ये भी पता है रेजिस्टर में पोटेंशियल और करंट ये फेज में रहते हैं, रेजिस्टर में पोटेंशियल और करंट ये फेज में रहेंगे। और यही हमारे सर्किट का करंट रहने वाला है I। क्या ये बात ध्यान में आई क्या? अब देखो, अब सर्किट का करंट तो पता चल गया, अब सर्किट में और कौन है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है। कैपेसिटर में करंट लैग, मतलब वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में करंट कैपेसिटर में लैग करता है, तो इंडक्टर में करंट लीड करेगा। सॉरी, एक सेकंड ना, गड़बड़ कर दी मैंने। हमारा इंडक्टर होगा जिसमें करंट लैग करता है, इंडक्टर करंट लैग्स, वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है, और कैपेसिटर जो हमने आखिरी में सीखा था, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा और वोल्टेज ये पीछे रहेगा। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट तो हमें मिल गया, बिकॉज सभी सीरीज में है तो सभी के थ्रू करंट सेम रहेगा, और ये अभी वोल्टेज है और ये हमारा करंट है I। ठीक है, अब ये I करंट यही पूरे सर्किट में है। तो अब इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा VL, और इंडक्टर में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। कितने से लीड करता है, π/2 से। क्या ये वोल्टेज हो गया क्या अक्रॉस इंडक्टर? देखो, इंडक्टर की अगर बात करते हैं तो वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड करने वाला है, करंट ये लैग करेगा, करंट लैग करेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। और इन केस ऑफ कैपेसिटर
वोल्टेज लैग करने वाला है, करंट लीड करेगा, मतलब ये ऐसा आएगा। सो इन कैपेसिटर करंट लीड, देखो करंट आगे है π/2 से, वोल्टेज लैग कर रहा है। सो इस प्रकार से हमें तुरंत फेजर डायग्राम मिल जाएगी, ठीक है। और फिर अब हम कहेंगे कि देखो ये वोल्टेज ने जो एंगल बनाया है, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस फाई। सर ये फाई कहाँ से आया? तो देखो ये लिखते हैं अपन, let I be the current and VL, VR and VC be the voltage across inductor, resistor and capacitor respectively, ठीक है। अब देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है क्या इस वोल्टेज की, मतलब इसका ये जो मैग्नीट्यूड है, each phasor will be voltage across resistor and उसकी maximum value will be maximum value of current into resistor, maximum value of voltage across inductor will be Im into XL। सर ये XL क्या आ गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमने ये पढ़ा है। वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ voltage across capacitor will be Im into Xc, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और वोल्टेज इक्वेशन इसका बन जाएगा कि टोटल वोल्टेज कितना रहेगा सर्किट में। सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो V इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हाँ, VL प्लस VR प्लस VC एंड phasor relation will be V equal to VL प्लस VR प्लस VC, ठीक है। दिस आर वोल्टेज, ये फेजर रिलेशन हो गया। सो अब देखो वैसे तो वोल्टेज स्केलर है, पर जब हम इनको फेजर करके वेक्टर करके रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इनकी एडिशन बता सकते हैं, ठीक है, तब हम इनकी एडिशन बता सकते हैं। सो अब देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा। ये करंट के कंपैरेटिवली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये π/2 से आगे है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये π/2 से पीछे है, ठीक है। सो सर ये तो 180 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर ये 180 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो इनकी वेक्टर एडिशन हमारे लिए तो बड़ी आसान है, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो देखो इसकी इक्विवेलेंट फेजर डायग्राम अपन निकाल सकते हैं,
ये वी आर की वैल्यू है और ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा। इसको मैं VC प्लस VL कह सकता हूँ, वेक्टर एडिशन। दिस इज VR। अगर ऐसा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपन निकाल सकते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट वोल्टेज बन जाएगा V। ठीक है, और फिर अब हम कहते हैं कि ये एट इंस्टेंट वोल्टेज ने बनाया हुआ एंगल ओमेगा टी रहेगा। ये हमारे रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और ये हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा Vm का। आया क्या ध्यान में? क्या हुआ, हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाला। कैसे निकाला? तो हमें पता है इंडक्टर में वोल्टेज लीड होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग होता है कंपेयर टू करंट, और रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज फेज में रहते हैं। अब दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए एंगल मेड बाय एंड VR विल बी सेम। ठीक है, इनका एंगल ये सेम रहेगा। तो अब हम कहते हैं कि चलो इसको फेजर को हम वेक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। फेजर इज बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर। इसमें से VL और VC ये 90 डिग्री अपोजिट है, तो उनकी वेक्टर एडिशन करते हैं तो ये VL प्लस VC आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल VR बना रहा है। तो एक्चुअल वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारा V आ जाएगा। एंड इफ दैट इज द केस, इस प्रकार से हम इन फेजर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखो ये आ गया VL, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। VL प्लस VC, ये वेक्टर एडिशन है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखना होगा तो VL माइनस VC करना पड़ेगा, बिकॉज एक दूसरे के अपोजिट है। VR ने ओमेगा टी प्लस फाई एंगल बनाया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालते हैं तो ये V आएगा और जो एंगल बनाएगा ओमेगा टी। ठीक है सर, ये तो सब ठीक हो गया, पर हमें अभी तक V का मैग्नीट्यूड कहाँ मिला है? V का मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा। चलो देखो कैसे मिल जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ VL प्लस VC, ये क्या आ जाएगा? ये भी is magnitude of VLM minus या VCM माइनस VLM। ठीक है, इधर कौन है? VC माइनस VL। ठीक है, ये जो आएगा मैग्नीट्यूड,
VC में से VL को घटाएंगे तो बचा हुआ मैग्नीट्यूड रहेगा ये वाला, तो ये आ जाएगा VL माइनस VC। और फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, देखो ऐसी हमारी अभी कंडीशन है। ये मैग्नीट्यूड आ गया VCM माइनस VLM। सर आपने MM क्यों लगा दिया? बिकॉज ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये जो वोल्टेज दिखाए है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसके प्रोजेक्शन की होने वाली है। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस फेजर का मैग्नीट्यूड विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए जब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तब मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। और दिस इज VR और ये रहेगा VM। ठीक है, सो अब देखो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये और ये सेम है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम VM स्क्वायर इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM स्क्वायर। ठीक है, बट देखो VRM स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, IM इंटू आर का स्क्वायर। VCM स्क्वायर को क्या लिख सकता, VCM को क्या लिख सकता हूँ, VCM को लिख सकता हूँ IM इंटू XC, दिस इज IM इंटू XL इसका स्क्वायर। अगर IM स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर बचने वाला है R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हमें जो IM चाहिए उसकी वैल्यू मिल जाएगी IM स्क्वायर इक्वल टू VM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। तो रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा IM की वैल्यू विल बी VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ध्यान में आएगा सर ये तो बड़ा सिमिलर रिलेशन है जो इसके पहले हम यूज कर रहे थे। कैसा? IM इक्वल टू VM अपॉन R, या IM इक्वल टू VM अपॉन XC, या IM इक्वल टू VM अपॉन XL। हाँ सर ये तो बढ़िया है, ये इसके पहले हमने ऐसे ही IM की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ऐसे ही लिखी है। सो ये जो डिनोमिनेटर जो आ रहा है इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज प्योर रेजिस्टेंस, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे भी ये भी रेजिस्टेंस ओहम के जैसे ओहम में मेजर किया जाने वाले प्रॉपर्टी जैसा ही बिहेव कर रहा है, और इसे हम बताते हैं अभी इसे हम लिखेंगे IM इक्वल टू VM by Z, where Z equal to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। XC माइनस XL का स्क्वायर, और इट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। क्या कहा जाएगा इसे? इम्पीडेंस। और ऑब्वियसली
it will be measured in ohm. ठीक है, अब देखो ये तीनों के थ्रू फ्लो होने वाला करंट अगर सेम है, देखो हाँ, इन तीनों के थ्रू फ्लो होने वाला करंट सेम है, VRM, VCM, VLM, इनके थ्रू अगर फ्लो होने वाला करंट सेम है, तो देखो मैं इसी डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं। ये हमारा V है विच इज IM इंटू Z, ये हमारा VR है विच इज IM इंटू R, और ये हमारा VC माइनस VL है, जिसको आप लिख सकते हो IM इंटू VL माइनस VC, सॉरी XL माइनस XC माइनस XL। पहले कैपेसिटेंस है तो पहले XC लेना पड़ेगा। अब देखो इनके मैग्नीट्यूड को मैंने IM से डिवाइड कर दिया, तो ये तो सेम ही आने वाला है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज Z, दिस इज R, एंड ये रहेगा XC माइनस XL। और ये अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो देखो ये ट्रायंगल ऐसा रहेगा, ये Z है, ये Z, ये R, और ये रहेगा XC माइनस XL, और ये जो एंगल बनेगा दिट विल बी एंगल ऑफ फाई। सर ये फाई आपने कैसे लिखा? तो देखो ये ओमेगा टी एंगल है V ने बनाया हुआ, V और R इनके बीच का एंगल है फाई। V विच इज R, ये टोटल वोल्टेज है V, और R इनके बीच का एंगल रहेगा फाई, अपोजिट आ जाएगा XC माइनस XL। यहां से आप लिख सकते हो tan फाई इक्वल टू, अगर इनके टर्मिनोलॉजी में लिखना है, ये वोल्टेज वाला ट्रायंगल भी निकाल लेता हूं, ये टोटल वोल्टेज थ्रू सर्किट, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, this is voltage across resistor, this is total voltage to circuit, this is VC minus VL, और ये एंगल रहेगा फाई। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो tan फाई इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन VR, ठीक है, यही यहाँ पर लिखेंगे tan फाई इक्वल टू IM कॉमन निकाल लिया तो XC माइनस XL अपॉन R, दिस इज नथिंग बट इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है, या इम्पीडेंस की फेजर डायग्राम।
ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस होगी, वोल्टेज ये लीड करने वाला है या लैग करने वाला है, इट विल डिपेंड ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ VC एंड VL। अगर VC ये बड़ा है VL से, तो सर्किट में जो वोल्टेज है ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को लीड करेगा। इफ VC इज स्मॉलर देन VL, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। इन दैट केस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर विल लीड टू वोल्टेज अक्रॉस सर्किट। सर आप वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर पर क्यों स्ट्रेस कर रहे हो? बिकॉज मुझे ये पता है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट ये फेज में रहते हैं। सो इफ VC इज ग्रेटर देन VL, तो ये पार्ट पॉजिटिव, वोल्टेज विल लीड द करंट। ठीक है। और सर्किट ये प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव रहेगा। इफ VC इज स्मॉलर देन VL, सर्किट इंडक्टिव रहेगा, एंड इन दैट केस ये वोल्टेज नीचे आएगा एंड देन करंट विल लीड टू वोल्टेज। आया क्या ध्यान में? सो वोल्टेज और करंट, करंट मतलब सर करंट और VR ये फेज में रहते हैं। हमने शुरुआत के डायग्राम वहां से की है, VR और करंट फेज में है। सो यहाँ पर हमारा करंट होना चाहिए। ठीक है। इफ जैसे मैं बताता हूँ, ये हमारा करंट है, इफ VC इज ग्रेटर देन VL, सो ये वाला पार्ट ऐसा रहेगा और हमारा टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट विल बी लाइक दिस, एंड वोल्टेज विल लीड करंट बाय फेज एंगल phi। इफ VC इज स्मॉलर देन VL, VC इज स्मॉलर देन VL मतलब ये निगेटिव रहेगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। सो ये I VC minus VL, and in that case current will lead, voltage will lag। ठीक है। सो जब वोल्टेज लीड करता है, जब वोल्टेज लीड करेगा करंट को, तो सर्किट कैपेसिटिव रहेगा, और जब करंट लीड करेगा वोल्टेज लैग करेगा, तो ये सर्किट इंडक्टिव। आया क्या ध्यान में इतना? देखो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है। सो ये रहेगा एक्चुअली इंडक्टिव सर्किट, और ये रहेगा कैपेसिटिव सर्किट। उल्टा हो गया यार। VC is greater than VL है ना, so this is capacitive circuit, this is inductive circuit। If XC is greater than XL, that is VC is greater than VL, तो सर्किट कैपेसिटिव रहने वाला है। एंड जब
XC is smaller than XL, XC is smaller than XL, सर्किट इंडक्टिव रहने वाला है। ठीक है, सो इस प्रकार से सिर्फ फेजर डायग्राम निकालकर आप सर्किट के बारे में की डिफरेंट डिफरेंट चीजें फिगर आउट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट जो है एनालिटिकल सॉल्यूशन, ये हमें कल पढ़ना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है का क्या हो रहा है?